4 बार के सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला साफ तौर से कहते हैं कि सीधी को मैंने बहुत कुछ दिया है, जो छूट गया है उसे भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। सीधी सांसद की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, वह एक सांसद है, मेरी नेता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। 4 बार के सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने विंध्य भारत से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, कई राज से पर्दा उठाया। आइए आपको दिखाते हैं विंध्य भारत से केदारनाथ शुक्ल की सीधी बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ मैं मौजूद हूं सीधी में, सीधी के स्थानीय विधायक केदारनाथ शुक्ल जी के पास। आज बातचीत इनको लेकर, सीधी का विकास हुआ तो कितना हुआ, क्या आपको उम्मीदें थी सीधी की जनता क्या चाहती थी, आप क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए। बातचीत शुरू करूं उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आप पहली बार विधायक बने थे, यहीं बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी है गोपत पनास। मैं बात कर रहा हूं 1998 की। उसके बाद आपने अगला चुनाव सीधी से लड़ा, यहाँ कम ही वोटों से हार गए, जबकि यहाँ पर बीजेपी का जनाधार नहीं था। उसके बाद से अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 से लेकर आज तक आप विधायक हैं, 4 बार के आप विधायक हैं। सबसे पहले तो विंध्य भारत को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विंध्य भारत ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सीधा सा सवाल है, सीधी में जितना विकास होना चाहिए था, जबकि यहाँ अगर सीधी की बात की जाए तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए। मैं अतीत की बात तो नहीं करना चाहता, आप ये बताइए आपके कार्यकाल में क्या आपकी उपलब्धियाँ रहीं? मेरे कार्यकाल में तत्कालीन गोपत बनास में भी और सीधी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गांव नहीं बचा है जिसको मैंने सड़क से न जुड़वा दिया हो, पक्की सड़क से न जुड़वा दिया। और सीधी में शिक्षा के क्षेत्र में पॉलीटेक्निक कॉलेज आया, यहाँ तक कि ITI तक नहीं था, ITI आया। और इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत है, लॉ कॉलेज स्वीकृत है, यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हुआ, डिग्री कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हुआ। और अभी CM राइज हायर सेकेंडरी की भी घोषणा हुई, मॉडल स्कूल आया, सेंट्रल स्कूल आया। मतलब शैक्षणिक क्षेत्र में भी हमने पर्याप्त काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपने बहुत विकास किया। मुझे ये जानकारी मिली है कि 999 को लेकर भी कोई एक किस्सा था सीधी में आपको लेकर। ये 999 का पूरा मामला क्या जा रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। 9 सितंबर मेरा जन्मदिन है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने मुझको टेलीफोन पर बधाई दिया। मैंने उनसे आग्रह किया कि मुझे कुछ गिफ्ट दीजिए, और उनके बंगले पे गया। मैंने उनसे पॉलीटेक्निक कॉलेज मांगा, उन्होंने दिया, और मेरी आग्रह पे उसी दिन आदेश जारी करवा दिया। ये 9/9 का किस्सा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपके जन्मदिन में सीधी को एक पॉलीटेक्निक कॉलेज मिला था। जब ये पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने की बात आई तो यहाँ पर बिल्डिंग भी नहीं थी, एक दूसरी बिल्डिंग पर इस कार्यालय की इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये तो हुई बात शिक्षा की। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर मेरी एक छोटी सी उपलब्धि है कि मैंने सड़कों का जाल बिछा दिया, सारे गांव को सड़कों से जोड़ दिया है, इसलिए आवागमन का एक बेहतर साधन हो गया। सड़क बन गई है तो आगे भी विकास की सिलसिला अब चल निकलेगा। अब बात हो जाए राजनीति की। आप सीधी से हैं, इसका सीधा सा मतलब है अर्जुन सिंह, इंद्रजीत पटेल के साथ आपने राजनीति का आगाज़ किया था। हालांकि जब उनकी राजनीति ढलान पर थी तब आपका उदय हो रहा था। अब सवाल ये है कि आपको पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष बनाने की भी बातचीत हो रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद रीवा चला गया। क्या सोचते हैं आप, ऐसा क्यों हुआ? पार्टी नेतृत्व को वो निर्णय लेना था, निर्णय मुझे तो नहीं लेना था, और पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया स्वीकार है। आखिर ऐसा क्या हुआ था पर्दे के पीछे? अगर आपको दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा अतीत में जाइए और बताइए ऐसा हुआ क्या था कि जिसकी वजह से आप अध्यक्ष नहीं बन पाए। अब पर्दा ना उठाओ, पर्दा तो जो उठ गया तो। और
मतलब आप ये मानते हैं कि आपको अध्यक्ष बनाने की बातचीत चली थी? हाँ, बातचीत चली थी, सारे मीडिया ने उसको समय छापा था, सब कुछ किया था। भाजपा में संगठन काफ़ी मजबूत माना जाता है। जब मैं सीधी आ रहा था तो मुझे काफ़ी लोगों से बात हुई और मुझे ये पता चला कि सीधी विधायक और सीधी सांसद के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो क्या है इसके पीछे की हकीकत? ऐसा है, राजनीति बहुत सारे करवट बदलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अगर मुझे पद नहीं दिया गया है तो मैं उसको लेकर के बहुत गिला भी नहीं। नौजवानों को पद देते हैं। और सीधी सांसद की चूँकि कोई राजनीतिक विरासत, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीतिक पकड़ नहीं है, इसलिए मैं उनको केवल एक सांसद मानता हूँ, एक नेता नहीं मानता। और इस बात को लेकर के अगर उन्हें कुछ गिला है तो मुझे कुछ नहीं कहना है इसको। सीधी सांसद को मैं नेता नहीं मानता। सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। आप सीनियर हैं, महत्व मिलना चाहिए। राजनीति में हैं, हम उनका एज ए सांसद सम्मान करते हैं। मेरा सवाल फिर से सीधी की तरफ आता है। सीधा सा सवाल, कारखाने, रीवा का विकास हुआ, शहडोल का विकास हुआ, सिंगरौली का विकास हुआ, सीधी का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से विकास होना चाहिए? सीधी का विकास की जो पृष्ठभूमि होती है वह सीधी की कभी तैयार ही नहीं हुई। मैं 1985 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 85, 85, 90, 93, 98 को पद बनास से लड़ा हूँ। और उसके बाद 3, 8, 13, 18 सीधी विधानसभा क्षेत्र से लड़ा हूँ। मेरी लड़ाई ही इस बात के लिए होती थी कांग्रेस वालों से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्रियों से, कि सीधी में कॉलेज खोल दो, सीधी में क्लासेस खोल दो, सीधी कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट बना दो। यहीं से तो मेरी नेतागिरी शुरू हुई। विकास को लेकर के मेरी उन लोगों से लड़ाई होती थी और मुझे ऐसा लगता है कि विकास की कांग्रेस की दुश्मनी थी। विकास वो करना ही नहीं चाहती थी। अगर आज आप पूरे सीधी विधानसभा क्षेत्र में घूम के आइए, सिहावल भी उसमें प्लस कर लीजिए, 7 बार विधायक रहे इंद्रजीत कुमार जी। 7 किलोमीटर की सड़क कहीं भी पूरे पुराने विधानसभा क्षेत्र, नए सीधी विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी उनकी बनवाई हुई बता दीजिए जो उनके पहल से बनी हो। 7 किलोमीटर सड़क मात्र। फिर ऐसी क्या वजह थी कि 7 बार से वो विधायक हो गए? उस समय पूरे देश में कुछ कांग्रेस की लहर थी। जैसे आज हमारी सांसद जी सांसद हैं, पर वो अपनी स्टैंडिंग कारण नहीं, मोदी लहर के कारण है। उस समय कांग्रेस की लहर हुआ करती थी, इंदिरा जी की लहर हुआ करती थी। कांग्रेस के ऐसे लोग भी जीत जाते थे जिनका कोई वजूद नहीं होता था और वो जीतते गए। लेकिन जब उनको टक्कर देने वाले लोग आए तो धराशायी हुए। देने वाले लोग आए तो धराशायी हो गए। मैं बात कर रहा हूँ सीधी विधायक से। इस समय सीधी में हूँ। आप ये बताइए कि कारखाने, जैसा कि आपने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज की यहाँ पर प्लानिंग चल रही है, ज़मीन की व्यवस्था है, ज़मीन की इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, ला कॉलेज। मेरे को अभी कुछ लोग ये कह रहे थे, एक सीधा सा ये आप पर आरोप भी है कि ला कॉलेज तब तक सीधी में था जब तक आपने वकालत की डिग्री नहीं ले ली, उसके बाद ला कॉलेज खत्म हो गया। नहीं, लॉ कॉलेज नहीं था पहले। सीधी डिग्री कॉलेज में ही लॉ कॉलेज लगता था। सीधी लॉ कॉलेज की क्लासेस थी। फिर उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ मापदंड ऐसे आए जिनकी वजह से सीधी कॉलेज में उसकी जो क्लासेस चल रही थी वो बंद कर दी गई। उसके बाद मैंने लॉ कॉलेज अलग से मांगा और लॉ कॉलेज की घोषणा हो गई। लॉ कॉलेज का स्टाफ मंजूर है, सब कुछ है, लेकिन वह जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के क्राइटेरियाज हैं उनके अंदर हमारा कॉलेज नहीं खुल पा रहा है। एक बार यहाँ बार काउंसिल मध्य प्रदेश के चेयरमैन भी आए थे, उन्होंने भी बात की
मैंने कहा कि आप बार काउंसिल में चेयरमैन हैं, आप मेरा साथ दीजिए। आंशिक रूप से वो सीधी के भी निवासी थे। जी। मैंने कहा कि आप साथ दीजिए और हमको स्वीकृति दिलाइए। हमारे यहाँ वकील तो पढ़ाने के लिए हैं, पर LLM डिग्री होल्डर, कोई ऐसा लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरह के लोग नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉ कॉलेज नहीं खुल पा रहा है। निकट भविष्य में चुनाव होना अब 1 साल बचा है। भारतीय जनता पार्टी में ये कहा जा रहा था, दबी जबान से ये कहा जा रहा है कि कई अब उम्र को लेकर हम कई लोगों को टिकट इस बार नहीं देंगे, जैसा कि केंद्र में भी देखा गया है। आपके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का भी टिकट काटा गया था। तो क्या आपको लगता है कि आप अगला चुनाव हर हालत में लड़ेंगे, पार्टी चाहे जो हो? नहीं, मुझे भी पार्टी 2 बार टिकट देगी भाई। 75 वर्ष का क्राइटेरिया है, अभी मैं 67 का हूँ। चुनाव के समय मैं 69 का रहूँगा, तो उस समय तो टिकट की योग्यता में ही रहूँगा। उसके बाद अगला चुनाव 74 वर्ष में रहूँगा, तो तब भी 75 के अंदर रहूँगा। तो अभी तो 2 चुनाव लड़ने की योग्यता में रखता हूँ। 2 चुनाव लड़ने की अभी मेरी इच्छा और है, तैयारी भी है। अब सवाल ये है कि अब अगले साल चुनाव है। पिछले बार आपने क्या मुद्दे थे आपके जो आपने पूरे कर दिए या अधूरे रह गए, और अगली बार के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मैं जनता के बीच में जनता की आवश्यकताओं को लेकर के जाता हूँ। मैं हर गांव में, हर क्षेत्र में जनता क्या मांग कर रही है, मैं उनको मुद्दा बनाता हूँ। कोई एक मुद्दा पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा नहीं काम करता, क्योंकि हमारा विधानसभा क्षेत्र कई भागों में बटा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं सामान्य विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन सीधी जिले में सर्वाधिक एसटी आबादी, आदिवासी आबादी मेरे विधानसभा क्षेत्र में है। और हमारे यहाँ गरीबों को खाद्यान्न, उनको रोजगार और उनको आवागमन के साधन, और सबसे बड़ी बात सीधी जिले में आम जनता, न केवल आदिवासी बल्कि आम जनता जो गुंडागर्दी से पीड़ित थी, हमने जनता के ही सहयोग से और शासन के सहयोग से उस गुंडागर्दी को इस सीधी में समाप्त किया है। जनता इस बात के लिए भी हमको शाबाशी देती है। बहुत सारी चीज़ें थी, हमने दुरुस्त कर दी। मेरा अंतिम सवाल, सीधी की जनता को मेरे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देंगे? मैं सीधी की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीधी की हर छोटी बड़ी समस्या मेरी अपनी समस्या है, और मैं जिस तरह से संघर्ष करता रहा हूं उस तरह से संघर्ष करता रहूंगा, और जनता के लिए सर्वस्व बलिदान करने में भी मैं पीछे नहीं रहूँगा। जनता के लिए जो भी करना पड़ेगा करूँगा। लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत जल्दी सीधी में दिखाई देगा। इसका सीधा सा अर्थ है, मैं एजुकेशन सेंटर में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा हूँ। सड़कों का जाल तो मैंने सीधी में बिछा ही दिया है, बस अब और भी जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी अगले चुनाव में। अभी मैं 2 बार चुनाव लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने सांसद पर भी सीधे से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्हें लहर में, मोदी लहर में चुनाव जीती हैं, उनका व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई भी जनाधार नहीं है। तमाम मुद्दों पर खुलकर बोले, उसके लिए बिंद भारत के लिए आपने जो वक्त भी निकाला उसके लिए हम आपको बहुत बहुत आपका आभार मानते हैं। और हम ये मानते हैं कि आप इसी तरीके से जनता के बीच में जाइए, जनता के मुद्दों पर आवाज़ उठाइए, 5वीं बार सीधी से फिर से विधायक बनिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त। तो देखते रहिए बिंद भारत।